हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से बढ़िया से। आज समझेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हम आज जो है टॉपिक आपका 4 यूनिट के एक साथ बढ़िया से बेसिक चीज को समझेंगे एक सरल शब्दों में। पहला जिसमें आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा आपका कम्युनिकेशन और चौथा आपका लॉजिकल रीजनिंग। हम इसको क्या करेंगे, बेसिक चीज को अच्छे से समझेंगे। आप देखते होंगे टीचिंग में क्या क्या हमें पढ़ना, क्या क्या नहीं, बट आपको अगर बेसिक चीजें कंफर्म अच्छे से आप समझते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन जो इसका टॉपिक है उसको अच्छे से समझते हैं। पहला जो शुरू रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। अब दोस्तों देखिए, दिसंबर में 2023 में जो पेपर होने वाला 6 दिसंबर और 12 दिसंबर तक पेपर चलेगा, 2023 का है। तो आप सोचिएगा दोस्तों, 6 से लेकर 12 दिसंबर तक ये पेपर चलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी फॉर्म जो है हमें लगता है अगले हफ्ते में या 10 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले एक से समझेंगे। जो सिलेबस में लिखा, पहला कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट में हिंदी में बोलते हैं इसको अवधारणा, इसकी बेस। जब तक आप किसी चीज का बेस नहीं समझेंगे तो कैसे आपको लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, क्लास में आप देखते होंगे फेस टू फेस जब आप क्लास चलती है या ऑनलाइन भी चलती है क्लास जो होती है, तो क्या होता है, अध्यापक जो टीचर आपका है बच्चों को क्या करता है, जो सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं इनको क्या करता है, वो टीच करता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है। लेकिन अब टीचर का तभी होगा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेन मकसद क्या है कि टीचर क्या करे, जो बच्चों के सिलेबस में है, चाहे 12वीं क्लास, 10वीं क्लास या जो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें टीचर बता रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप जो है टीचर के द्वारा बताई गई बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है, यही जो आपका कॉन्सेप्ट है, यही टीचिंग है। तो टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है, टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग और बच्चे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, उसे बोलते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं अवधारणा, हिंदी में लिखते हैं अवधारणा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज आप समझ गए। अब इसी में जब आप ये बेसिक चीज समझ जाए तो इसको क्वेश्चन आ गया, पूछेगा टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट यही है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो, कम्युनिकेट हो रहा हो किसी टॉपिक पे, जो सिलेबस में है, जो टीचर पढ़ा रहा है, उसे बोलते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, अगला इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट के बाद इसका आता है लेवल। अब दोस्तों लेवल क्या होता है, टीचिंग का लेवल भी डिवाइड किया गया है। लेवल इसके 3 है, जहां से क्वेश्चन मेन आता है वही दोस्तों बात करेंगे। एक होता है आपका मेमोरी लेवल, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एक आपका होता है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है, आप देखते होंगे जो क्लास में छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए आपको 5वीं क्लास तक का जो बच्चा होता है, आप उसको क्या करते हैं, रटाते हैं, टेबल रटाते हैं, काका गागा, आप जो अल्फाबेट ABCD, आप सारी चीजें बच्चों क्या करते हैं, रटाते हैं। तो जो रटाते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। बच्चे के दिमाग में आप क्या कर रहे हैं, डाटा फीड कर रहे हैं कि बच्चे याद कर ले। जैसे टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये सब क्या हो रहा है, मेमोरी किया जा रहा है, उसके दिमाग में डाटा फीड किया जा रहा है, इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। अब इस मेमोरी कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो उनका नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था, हर्बर्ट नाम के व्यक्ति हैं फॉरेन के, उन्होंने इसको बताया था कि मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हर्बर्ट ने। अब दूसरा बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। जब बच्चा किसी टॉपिक को लिख लेता है, पढ़ लेता है, उसमें थोड़ा समझ डेवलप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप देखिए क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चे में क्या होता है, समझ पैदा हो जाता है, चीजों को लिख रहा है, आंसर भी दे रहा है, समझ में आ चुका है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों, क्वेश्चन इससे पूछेगा, हार्वर्ड
किस कॉन्सेप्ट को दिए थे, मेमोरी को कि अंडरस्टैंडिंग को या रिफ्लेक्टिंग को। तो आपको इसमें थोड़ा सा याद करना। तो मेमोरी आपका हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग के जो आते हैं आपके मोरिसन, मोरिसन करके इनका नाम है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे दोस्तों। एक मोरिसन, तो मोरिसन नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट दिए थे। तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल में क्या होता है, जब बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ भी लिया, समझ भी गया, अब उसके सामने क्या है, खुद से कोई प्रॉब्लम आता है उसके सामने, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, तो देखिए जैसे यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है, यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहा है, तो क्या करता है, अब खुद से पढ़ता है, अब खुद से सही गलत का क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, एनालिसिस करता है, चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर रहा है, सही क्या है गलत कर रहा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल। जब खुद में बच्चा सही गलत का क्या करता है, निवारण कर लेता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो रिफ्लेक्टिंग लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जिनका नाम है हंट, इन्होंने दिया था दोस्तों। यहाँ से इसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कभी कभी इसका मैचिंग करने दे देगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद करना, लेवल को पढ़ना है। अब अगला हम पढ़ते हैं इसका लेवल के बाद मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसके टीचिंग का मेथड्स क्या है, ठीक है दोस्तों। अब मेथड्स में क्या है भाई, टीचर का जो पढ़ाने का मेथड क्या, आप देखते होंगे लेक्चर मेथड्स होता है, ऑफलाइन मेथड्स होता है, ऑनलाइन मेथड्स होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, इत्यादि सब क्या है, मेथड है। आप भी प्रैक्टिकल सोचिए, ये टीचर का मेथड क्या होता है पढ़ाने का, या तो ऑनलाइन पढ़ा सकता है या ऑफलाइन पढ़ा सकता है, कभी टीचर सेंटर्ड होता है, कभी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने दो टॉपिक को अच्छे समझा, कॉन्सेप्ट और लेवल। अब पढ़ते हैं मेथड्स, तीसरा इसमें मेथड। अब मेथड्स में क्या होता है दोस्तों, अब टीचिंग का जो मेथड्स, इसकी विधि क्या है। जैसे आप लोग कहते हैं भाई कोई चीज़ आप पढ़ाते हैं या कोई चीज़ आप बनाते तो उसकी विधि बताइए, क्या क्या फार्मूला है। तो मेथड्स में इसके बेसिक 4 हैं, ठीक है। पहला आपका होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। दूसरा आपका आता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आता है ऑफलाइन, दोस्तों ये ऑफलाइन मेथड। फिर अगला आपका आता है जो ऑनलाइन मेथड। यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछता रहता है, आपको बस इस चीज को समझना है। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या है, अगर क्लास में सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं और अगर टीचर नहीं है तो उस वक्त किसकी महत्व ज़्यादा है, टीचर की। क्योंकि अगर क्लास में स्टूडेंट उपलब्ध है, टीचर नहीं है, तो महत्व किसकी है, टीचर की, ठीक है। इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। अब टीचर के जो मेथड्स अब पढ़ाने क्या होता है, राइटिंग के माध्यम से पढ़ा सकता है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ा सकता है, लेक्चर के माध्यम से पढ़ा सकता है, विजुअल एक पिक्चर क्रिएट करके पढ़ा सकता है, लेकिन इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। क्लास में जब तक टीचर नहीं आ गया तो क्लास आगे नहीं हो सकता, कंटिन्यू क्लास नहीं चल सकता क्लास में, क्योंकि अगर स्टूडेंट बैठे हैं टीचर नहीं है तो क्लास कैसे चलेगा। ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। अब आइए अगला बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब इसी बात को थोड़ा सा पलट दीजिए। अगर क्लास में मान लीजिए टीचर आके बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, अपना सिलेबस टॉपिक लेकर के सब बैठे हैं, अगर क्लास में स्टूडेंट ही ना हो तो महत्व किसकी है, लर्नर की, स्टूडेंट की, जिसको बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। बस ये बेसिक चीज को आपको समझना है। अगला पढ़ते हैं ऑफलाइन मेथड्स क्या है। ऑफलाइन मेथड्स में क्या होता है दोस्तों, जब फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, फेस टू फेस क्लास चल रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बाद में आप लोग देखेंगे उसका कैसा है, फीडबैक देंगे, क्या करेंगे अलग मैटर। बट अभी जो है जब क्लास फेस टू फेस चलता है उसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। देखिए कितना सिंपल चीज़ है। अब ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ बैठे होते हैं, वहाँ काफ़ी चीज़ें होते हैं,
स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कभी कल पूछेगा कि ऑफलाइन में टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से स्टूडेंट, ठीक है। और टीचर जो स्टूडेंट से भी सवाल पूछ सकता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जैसे आपने बचपन में क्लास वगैरह देखे होंगे फेस टू फेस चलता। दूसरा आपका जो अगला है ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन जैसे आजकल देखिए मोबाइल के माध्यम से, है ना, डिजिटल जो आपका डिजिटल चीज़ें जो भी आपके पास है तो सारी किससे जुड़ गया, ऑनलाइन हो गया। अब इसमें ऑनलाइन कुछ गवर्नमेंट के कुछ नए नए चीज़ें और जुड़ा है जिसमें पढ़ते एक होता स्वयं, एक होता स्वयं, एक होता स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, एक होता स्वयं, एक होता स्वयं प्रभा, एक होता मोक, ठीक है, एक होता मोक, मोक्स बोलते इसको। मैं सब ऑनलाइन ऑपरेटिंग कोर्स करके बोला जाता है इसको। स्वयं क्या है, इसने ऑनलाइन गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनके घर पे टीवी है, जो भी आपके पास में DTH करके होता है जो चैनल लोग चलाते हैं, DTH, अगर आपके घर में इसमें कम से कम 24 आवर्स क्लास चलती है, जो कि 36 ऐसे चैनल हैं, 24 घंटे 36 ऐसे चैनल हैं जिसपे आपको स्वयं स्वयं प्रभा, ये 2017 में लाया गया था। 2017 में पूछा जाता है कब लाया गया, तो 2017 में लाया गया था दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है, जो घर बैठे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो DTH के माध्यम से क्या करते हैं, कोर्स देख सकते हैं, फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये भी पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका होगा टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ये हो गया आपका मैथड्स। अब अगला बात करते हैं इसमें हम मैथड्स के बाद एक और पढ़ते हैं टीचिंग अफेक्टिव। भाई टीचिंग अफेक्टिव कब होता है, कब प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं, अकेले किसी चीज़ पे बड़बड़ा रहे हैं, तो खुद ही अपना सवाल कर रहे हैं, खुद ही उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या इफेक्टिव होगा, नहीं। अब दो लोग अगर साथ बैठे हैं, एक तरफ स्टूडेंट भी हो और टीचर हो, तभी तो क्लास बोला जाएगा, हाँ क्लास है, टीचर भी है और स्टूडेंट है, ये होता है टीचिंग का अफेक्टिव। तो अगला जो पढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अफेक्टिव, अफेक्टिव, अफेक्टिव टीचिंग कब होता है, ठीक है दोस्तों। अफेक्टिव टीचिंग क्या, एक मिनट, अफेक्टिव टीचिंग, प्रभावित शिक्षण कब होगा, इसको बोलते हैं प्रभावित, प्रभावित शिक्षण। अब प्रभावित शिक्षण देखिए दोस्तों, क्या इफेक्ट कब पड़ेगा, कभी होगा, तभी होगा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट दोनों सभी उपलब्ध होंगे, तभी तो क्लास होगा इफेक्टिव। नहीं तो टीचर किसको पढ़ाएगा, किसको बताएगा भाई, एक तरफ टीचर भी हो और स्टूडेंट हो, तभी बोला जाएगा टीचर टीचिंग का अफेक्टिव हो रहा, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि टीचर भी पढ़ा रहा और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं अफेक्टिव, ठीक है, प्रभावित टीचिंग। ये भी पूछता है दोस्तों। अगला बात करते हैं इसमें अफेक्टिव के बाद फिर क्या पढ़ते हैं हम, लास्ट में जो पढ़ेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग का मॉडल दिया गया है, तो टीचिंग का जो मॉडल है 3 दिया गया है, ये भी बहुत जरूरी है। एक होता है पेडागोजी, पेडागोजी, गोजी बोलते हैं, एक होता है एंड्रागोजी, एंड्रागोजी, एक होता है हेटोगोजी, गोजी। दोस्तों देख लेना, इसको समझिएगा, बेसिक चीज। पेडागोजी में क्या होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को होता है, इसको बोलते हैं पेडागोजी। एंड्रागोजी में क्या होता है, यहाँ पर जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तब भी टीचर क्या करता है, सपोर्टिंग के रूप में रहता है। बस इतना याद रखना, यहाँ 6 से लेकर 12वीं तक के जब क्लास के बच्चे होते हैं, जो टीचर पढ़ाता है उसको बोलते हैं पेडागोजी। और जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, जैसे BA कर लिया, BCom कर लिया, तब भी देखिएगा टीचर यहाँ पर क्या होता है, सेंटर्ड होता है,
तो ये एंड्रागोजी होता। फर्क बस इतना होता है, यहाँ पर ज़्यादा टीचर टाइम देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड्रागोजी में थोड़ा सा आधा कम देता है, 4-5 घंटे देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और हेटागोजी क्या होता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब कंपटीशन एग्जाम की अगर वो तैयारी करेगा, प्रतियोगिता किसी भी चीज का, तो हेटागोजी होता, क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, खुद से सही गलत क्या कर रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हेटागोजी। ठीक है, ये बेसिक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग को 3 भागों में बांटा गया, पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी था, हमने कहा ये भी बता दें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर अगला बात करते हैं आपका, एक होता ब्लूम टेस्टोनॉमी। ब्लूम टेस्टोनॉमी क्या होता है दोस्तों, इसमें भी बच्चों को लेवल को एक प्रकार से डिवाइड किया गया है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ब्लूम टेस्टोनॉमी, ये भी सुनिए, जाइएगा सिलेबस में देखिएगा सारी चीजें मिलेगी। ब्लूम टेस्टोनॉमी क्या है, यहाँ पर जैक्सन करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया, इसको बांटा है, आधार रखे हैं कि बच्चे को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। गांधी जी भी इसी को आधार बनाते हुए बातें कहते हैं कि कहते हैं 3H कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। 3H क्या है, 1H, 2H और 3H। अब मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पर बनाया, तस्वीर बना दिया, इसे समझने के लिए दोस्तों। एक H क्या होता है, आपका सिर होता है जिसको हेड बोलते हैं, इससे जोड़ दिया। दूसरा H हैंड होता है, इसका हाथ होता है। और तीसरा जो होता है इसका हार्ट होता है, ये हृदय होता है, जिसमें इमोशनल जुड़ा होता है। इसको डिवाइड किया गया। अगर बच्चे में मान लीजिए ब्रेन तो एक्टिव कर दिया, चीजें पढ़ रहा है, देख रहा है, काम कर रहा है, लेकिन एक्शन भी होना चाहिए, काम भी करने की योग हो। जैसे बहुत से बच्चों के पास डिग्रियां तो होती हैं, बट उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कैसे हमें किसी फील्ड में काम करना है, बिजनेस कैसे करना है ना, ये कंपटीशन की एग्जाम तैयारी के लिए इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें आपके आते हैं एक्शन में, क्योंकि आपको कार्य भी करना है। पहले क्या करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, अपने दिमाग को एक्टिव करेंगे, लर्निंग प्रोसेस में होगा, तो उसको बोलते हैं हेड, मतलब सिर को, दिमाग को डेवलप करना। दूसरा होता है जब आपका दिमाग डेवलप हो जाता है तो आप क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हाथ पैर चलाते हैं, इसको बोलते हैं हेड, हैंड मतलब हाथ। फिर उसके बाद तीसरा जो आपका H फॉर होता है, इसको हार्ट बोलते हैं। यहाँ इसे दोस्तों समझ जाइए, हृदय मतलब ये दिल का कॉन्सेप्ट है। इमोशनल की बात होता है कि अगर आप मान लीजिए अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अगर लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो कैसे आप मानवता के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको हार्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इमोशनल भी लोगों के साथ रहना चाहिए, दूसरे का सुख और दुख सुनना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। कभी पूछ लेता है कि ब्लूम टेस्टोनॉमी को कितने भागों में बांटा गया, तो दोस्तों 3H कॉन्सेप्ट दिया है। एक का बोलते हैं हेड, सिर, दूसरा हार्ट, तीसरा आपका हैंड। आपका जो हेड होता है इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस। ब्रेन क्या करता है, सोचता है, समझता है, देखता है। और आपका जो हैंड, हाथ क्या होता है, इसे आप कार्य करते हैं। जैसे हमने पेन लिया, पेन से राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने पैसा भी कमाया, बुद्धि भी डेवलप किया, लेकिन अगर हमें लोगों के प्रति इमोशनल टच नहीं है, अच्छा एक लगाव नहीं है, तो हम मानवता के साथ कहाँ जुड़ा हो पा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट को भी देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब बच्चा समाज में जाएगा, लोगों के साथ मिलेगा, तो कहेंगे बच्चे कितना संस्कारी है, बड़े और छोटों को कितना रिस्पेक्ट से बात करता है। इसी को लोग कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला बात करते हैं। लास्ट में जो आपका होता है इवैल्यूएशन। जब बच्चा पढ़ लेता है, सीख लेता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन भी 3 बेस पे होता है दोस्तों। ठीक है, 3 बेस कौन कौन से, इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब मूल्यांकन किस चीज का करेंगे, तो मूल्यांकन करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बिफोर, एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है आफ्टर। बी फॉर बिफोर, ए फॉर आफ्टर, और सॉरी मैं यहां लिख देता हूं, बी फॉर ड्यूरिंग, ए फॉर आफ्टर।
जैसे बिफोर क्या होता है, पहले किसी बच्चे को जब आप मान लीजिए कहीं किसी बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाने जाओ, आज एक नई चीज बताते हैं दोस्तों, तो पहले किसी बच्चे को जब आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उसको बोलते हैं बिफोर। पहले क्या करेंगे, उस बच्चे को पढ़ाई का लेवल चेक करेंगे कि बच्चे कितना आता है टेबल, या बच्चे ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट में अच्छी इसकी पकड़ है। तो आप क्या करते हैं, बिफोर उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इसको बोलते हैं बिफोर। दूसरा होता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है जब बच्चे को हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते के दौर में जैसे हमने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया, बीच बीच में पूछेंगे कि बच्चे के दिमाग में डाटा फीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग। और पढ़ाने के बाद आफ्टर, बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में क्या करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि जो हमने एक हफ्ता या 10 दिन बच्चे को पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या बच्चे के दिमाग में डाटा फीड है, क्या बच्चे को डाटा याद है। तो हम बाद में उसको मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, पहले अगर मान लीजिए पढ़ाने से पहले उसका लेवल 40% था, पढ़ाते दौर उसका लेवल अगर 60% हो गया और उसके बाद लास्ट में पता चला वो 80% आ गया, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ। तो ये बिफोर था, पहले बच्चा बहुत कम पढ़ा लिखा, कम समझदार था, बाद में धीरे धीरे पढ़ाते जैसे गए उसके समझ डेवलप होते गया, और जैसे और अच्छे से पढ़ लिया तो उसका जब रिजल्ट चेक किया, उसका मूल्यांकन किया, बाद में जैसे टेस्ट लिया, टेस्ट में बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो हम बोलेंगे आफ्टर। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ही समाप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, आपको बताते हैं, एक बार फिर से इसको मैं रिकॉल कर देता हूं क्योंकि टीचिंग का क्या क्या हमने टॉपिक बताया है, फिर से आपके माइंड में एक बार बैठ जाना चाहिए कि बार बार किसी चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, पर दिमाग में बैठ जाए। देखिए हमने क्या क्या आपको बताया है, लिखते चले जाएंगे। पहला हमने इसको बताया कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ गए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेट होना चाहिए, टीचर ने क्या पढ़ाया, सिलेबस रिकॉर्डिंग क्या, जो बच्चों को पढ़ाया उसके दिमाग में डाटा फीड हुआ कि नहीं हुआ, एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं लेवल। लेवल को हमने 3 लेवल में बताया था दोस्तों, कौन कौन, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग लेवल, और उसमें 3 व्यक्ति का हमने नाम लिया था, मॉरिसन, हर्बर्ट और हंट। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते इसमें मेथड्स, टीचिंग के जो मेथड्स हैं, विधि क्या है, हमने बोला इसके 4 मेथड्स हैं, यहाँ लिख देते 4 मेथड्स कौन कौन थे, टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स। फिर अगला हम क्या पढ़ते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं अफेक्टिव। अफेक्टिव मीन्स होता है कि टीचिंग का जो हमने पढ़ाया क्या वो बच्चे अफेक्टिव कब होगा, जब टीचर और स्टूडेंट क्लास में उपलब्ध होंगे तभी टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा, तभी क्लास में उपलब्ध रहेंगे। अगर टीचर स्टूडेंट तभी किसी टॉपिक पे बात होगा, तभी टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। फिर अगला हमने क्या पढ़ा, उसके बाद मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ा, मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या होता है दोस्तों, इसको जो हमने बांटा है मॉडल ऑफ टीचिंग में, पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी। पेडागोजी में क्या, 6th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे को जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर वहाँ भी बच्चे के साथ होता है, तो टीचर सेंटर वहाँ भी रहेगा। देखिए मेथड से जुड़ा हुआ सब चीज एक दूसरे से कोरिलेट है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो पेडागोजी, फिर एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में क्या हो जाता है, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको इतना समझ हो जाता है, बस तभी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, किसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा गाइड वगैरह गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। हेटागोजी क्या होता है, जब टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब बच्चा स्वयं खुद ही किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, जैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वीडियो कहीं से देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हो जाता है हेटागोजी। ठीक है, इसको 3 भागों में हमने बात किया था, पेडागोजी, एंड्रागोजी और हेटागोजी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ब्लॉम टेस्टोनॉमी पढ़ा, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। अब ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने किसी व्यक्ति ऐसे हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया।
जैसे किसी बच्चे के ब्रेन को बांटा गया कि बच्चे के अंदर क्या क्या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले इसमें बोला गया, जो हमने चित्र बनाया था, बताया था कि उसका ब्रेन, एच फॉर एच मतलब हेड, सिर को दिमाग में डाटा फीड करना, ज्ञान देना। दूसरा एच मीन्स होता है इसका हेड, मतलब हाथ को मजबूत करना। मजबूत मीन्स कि भाई काम करने की योग बना दो, कल फ्रिज बनाए, कूलर बनाए, ड्राइविंग करे, टीचिंग करे, आईएएस बने, या आपका डिफेंस सेक्टर में जाता है तो क्या होना चाहिए, उसको मजबूत होना पड़ेगा हाथ से, पैर से, उसको बोलते हैं हेड। तीसरा होता है, अगर मान लीजिए दिमाग भी अच्छा डेवलप कर गया, शरीर से हाथ में रोजगार के लिए अच्छा हो गया, अब उसको तीसरा एच क्या करना होता है, उसको हार्ट, मैंने अभी दिल बनाया था इसे, तो उसको अपने हृदय में लोगों के प्रति एक इमोशनल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। सही क्या है, गलत क्या है, लोगों के प्रति कैसे रिस्पेक्ट की बात करें, तो ब्लॉन्ग टेस्ट में होने की बात हमने किया था। ठीक है दोस्तों, और कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो बताइएगा, बट इतना ही मुझे जानता है। उसके बाद लास्ट में हमने इवैल्यूएशन कर दिया, मूल्यांकन कर दिया। अब हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसका मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन को 3 भागों में हमने बात किया था। एक होता है बिफोर, एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है आफ्टर। तो बिफोर, बी फॉर ए फॉर आफ्टर, और एक मिनट यहाँ लिखते हैं, डी फॉर ड्यूरिंग, ए फॉर आफ्टर। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। बच्चे को, आप किसी बच्चे को जब पढ़ाने जाते हैं या कोई काम करते हैं, आप देखिए क्लास में जाते होंगे, पहली क्लास जब कोई टीचर आपके आता है क्लास में, तो लोगों को पहले क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, चेक करता है इसमें कौन सा बच्चा किस लेवल तक पढ़ाई किया है, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करता है। टीचर क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता, समझ जाता है, अच्छा ये बच्चे के दिमाग ठीक है, इस बच्चे का थोड़ा लेवल इसका कम है। तो बिफोर में पहले क्या करता है, वो चेक करता है। उसके बाद जो बच्चा पढ़ाता है, ड्यूरिंग, पढ़ाते पढ़ाते फिर क्वेश्चन पूछेगा बीच बीच में क्लास में, तो समझ जाएगा, अब बच्चे समझ आए। आफ्टर क्या होता है, जब टीचर पढ़ा देता बाद में उसको टेस्ट लेता है, अब टेस्ट में चेक करेगा, अच्छा जब नहीं पढ़ाया था तो 40% था, जब पढ़ाने लग गया तो 60% हो गया, और जब हमने टेस्ट लिया पता चला बच्चे 80% टाइम उनका क्या हो रहा, दिमाग अच्छा डेवलप कर गया, सीख गए। ये होता है आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक इसके जो है टीचिंग का आधार है, और इस चीज को आप जाइएगा अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा सिलेबस में। ठीक है, तो आज जो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात किया, अब अगला बात करते हैं, आपको बताते हैं कम्युनिकेशन। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करिए, सोचने का डेवलप करिए, जैसे आप एक अच्छा टीचर बनेंगे तो आपके लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए। टीचिंग हो गया, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार करना। संचार कैसा, आप इसको बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसमें बेसिक चीज को आपको समझ। पहले से हम क्या पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट, इसके मीनिंग। दूसरा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स, प्रकार लिख देते हैं दोस्तों, टाइप्स, P फॉर टाइप्स। फिर अगला हम पढ़ेंगे इसके बैरियर। अब बैरियर मीन्स क्या होता है, रुकावट। आप जैसे कहीं रुकावट आ जाता, आप किसी से बात करें, बीच में आपका नेट चला गया, खत्म हो। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका बेसिक चीजें। इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लिया तो आपको समझ जाइए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझाते हैं कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है। पहली चीज को बेसिक समझना है। आप मान लीजिए, आप आज का जो डिजिटल जमाना है, आपके पास मोबाइल है, आप अपने दोस्त के पास कोई मैसेज लिखना है, तो पहले आपके दिमाग में कोई एक थॉट आएगा, एक प्रश्न आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको टाइप करेंगे। तो जो आप टाइप करेंगे उसको इनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे। इनकोड करेंगे, इन मतलब खुद आप उसको इन कर रहे हैं, टाइप करेंगे। तो पहला शुरुआत में क्या होता है, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर क्या करेगा, रात में जो भी है या दिन में कभी भी बैठा है, अपना मोबाइल लेता है और उसमें एक मैसेज टाइप करके लिखता है।
इसको जो टाइप करता है उसको बोलते हैं इनकोड। इनकोड करने के बाद उस मैसेज क्या करता है, सेंड करता है। क्या करेगा, सेंड करेगा, भेजेगा। किसके पास, मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। बी नाम के व्यक्ति पास मैसेज जब सेंड किया तो उसने मैसेज क्या करेगा, डिकोड करेगा, उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसको क्या करेगा, फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब जैसे मैंने पूछा हेलो, उधर से उसने आंसर दिया हाँ जी, या जो भी बोला हाँ जी बोला, हेलो कैसे हो, उसने रिप्लाई किया। तो ये होता आपका कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति के माध्यम से कोई संदेश भेजना, दूसरे व्यक्ति के पास जब संदेश जाता है उसको पढ़ करके उसका उत्तर देना, उसी को बोलते हैं संचार या कम्युनिकेशन। तो ए ने क्या किया, कोई संदेश लिखा, इनकोड किया और बी के पास सेंड कर दिया, इसने उस मैसेज को डिकोड किया, पढ़ा, उसके बाद उसका फीडबैक दिया, रिप्लाई दिया, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। बस इतना ही समझना था। दूसरा पढ़ते हैं इसका प्रकार अर्थात टाइप्स क्या है। टाइप्स में कई देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। टाइप्स में वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला होता है आपका वर्बल, उसके बाद नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल, फिर उसके बाद फॉर्मल, उसके बाद इनफॉर्मल, फिर उसके बाद आपका वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मॉडल ऑफ, अच्छा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अलग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इतना अगर आप बेसिक चीजें समझ गए दोस्तों, यहां से आपके काफी क्वेश्चन फंसते हैं। वर्बल मीन्स क्या था, वर्बल जैसे मौखिक रूप से किसी को बातें करते हुए बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बल। वर्बल में एक बात करना, एक होता है लेटर के माध्यम से किसी के, आप जैसे लेटर लिख रहे हैं, ये भी वर्बल में ही आता है। तो वर्बल में क्या होगा, मौखिक होगा, एक लिखित होता है, राइटिंग, जैसे आप लेटर लिख करके, मैसेज लिख करके बात करेंगे, ये भी आपका वर्बल में आता है। दूसरा होता बात कर रहे हैं, जैसे आपने किसी कॉल किया तो वर्बल ही बात हो रहा है, तो भी वर्बल हो रहा है। अगला होता है आपका नॉन वर्बल। क्या है नॉन वर्बल में, जहां पर आपका ना तो वॉइस प्रयोग किया जाता है और ना ही आपका राइटिंग किया जाता है। यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है संकेत के माध्यम से, जैसे बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बुलाते हैं, कोई व्यक्ति दूर है, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती, तो आप अपने बॉडी का लैंग्वेज क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हाथों की इशारे से बुलाते हैं, आंखों की इशारे से बुलाते हैं। आप देखिए आंखों में कितनी बातें हो जाती हैं। ये आपको हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई रूल हो, कोई नियम हो, कोई कायदा बनाया जाता है। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो आपका अपना एक ड्रेस होता है, अपना एक टाई रहेगा, एक कार्ड भी रहेगा, बैग भी रहेगा। तो ऑफिस का क्या होता है, एक रूल है, आपको 9 बजे ऑफिस जाना है, काम करना है। जो भी आपको ऊपर मैनेजर साहब हैं, एचओडी साहब हैं, सीईओ साहब हैं, तरह तरह के जो लोग हैं, एक रूल है, आप उनकी बात को सुनेंगे। तो जिसमें नियम होता है, रूल होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई रूल ही ना, आप अपने घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, कभी अपनी आप बीवी से बात कर रहे हैं, या मार्केट जाते हैं कोई वस्तु खरीद के लाते हैं। ये क्या है, सारी चीज आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये भी क्या होता है, वर्टिकल आप सुने होंगे, जैसे एक ऊपर से पता चला कि है, ऊपर से मान लो कोई बोल दिया एक प्रकार से रूल कर, जैसे प्रधानमंत्री कोई बिल पास किए, तो बिल क्या होता है, लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर न्यायपालिका में जाएगा, उसका व्याख्या किया जाएगा, एक रूल हो रहा है। ये होता है आपका वर्टिकल, ऊपर से नीचे तक चीजें चल रही हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, ठीक है, 2 व्यक्ति क्लास में बैठे हैं, 2 यहाँ 4 यहाँ, कोई बात नहीं, आपस बैठ बातें कर रहे हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एक होता है क्रॉस करके भी बात होता है, जैसे हमने कोई बात कहा, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम लेकर के बात हमने इसको क्या क्या पहुंचा रहे हैं, भाई आप बता देना, किसी तीसरे व्यक्ति का माध्यम से लेकर के हम बोलते नहीं, ठीक है, ये कोई वस्तु है, मैंने दिया भाई, ये वस्तु ले जाकर के उनको आपको दे देना या कह देना। एक होता है क्रॉस कम्युनिकेशन, एक दूसरे को अपोजिट बात करना, या हमने किसी के माध्यम से बात करवाना, वो भी आता है। अब अगला बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट क्या होता है, जो फेस टू फेस बात करते हैं, आप जैसे वीडियो कॉल करते हैं तो डायरेक्ट आप उनका भी चेहरा देख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। तो फेस टू फेस अगर मान लीजिए वीडियो के माध्यम से बात हो रहा है,
तो जो फेस टू फेस बात हो, डायरेक्ट आप बैठे आमने सामने बैठ के बात हो, उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, अब पता चला हमने कोई मैसेज लिख दिया या हमने वीडियो कॉल नहीं किया, ऑडियो कॉल करके बात, को होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट को बांटा गया दो भागों में, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, जो इमीडिएटली आप जैसे कॉल किया, तुरंत आप बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई आता है इमीडिएटली तुरंत, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्या होता है, आपने कोई मैसेज लिखा, बाद में उसने मैसेज को देखा, उसके बाद आपको रिप्लाई करता है, वो होता है जिसमें टाइम का डिले हो जाता है, टाइम का एक गैप हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन, उसके बाद जो मैसेज आता है उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो बेसिक चीजें यहाँ से शुरुआत होती है। तो आपका हो गया प्रकार। फिर हम पढ़ते हैं बैरियर। बैरियर मीन्स क्या होता है, रुकावट। अब रुकावट के लिए दोस्तों क्या क्या आपको समझना, देखिए यहाँ पर बताएंगे आपको। बैरियर मीन्स रुकावट। जैसे आप बात कर रहे थे, आपकी अचानक से मोबाइल में टावर, जो भी नेटवर्क है, टावर कहीं गिर गया, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो बैरियर क्रिएट हो गया, बात नहीं हो रहा। 5G चलते चलते 2G हो गया, बैरियर हो गया, आप बात नहीं कर पा रहे। इसको बैरियर कितने भागों में बांटा गया, एक होता ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता साइकोलॉजिकल, लॉजिकल, एक होता फिजिकल, एक होता आपका लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा, जिसको हम भाषा में लिख देते हैं दोस्तों, एक होता आपका कल्चरल अर्थात संस्कृत। ये आपके क्या है, बैरियर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, जैसे जिसमें कोई रूल है, बहुत से नियम है। आपको मान लीजिए प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी, क्या आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, नहीं मिल, ये आपके लिए क्या बैरियर क्रिएट कर रहा है। हर एक रूल है, हर एक रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चला आपको प्रधानमंत्री जी से कोई बात करना, कुछ पहुंचाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। एक प्रकार से जो रूल होते हैं, नियम होता है, वो ज्यादातर क्या कर रहा है, आपको बैरियर क्रिएट कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। किसी डीएम साहब से आपको मिलना है तो बोलेंगे आज नहीं आएंगे, मंगलवार को तहसील दिवस होगा, बैठक होगी, तब मुलाकात करिएगा। आप अगर डीएम साहब बैठे भी, आप मिलना चाहेंगे तो बीच में 2-4 लठैत खड़े रहेंगे डंडा लेके, बोलेंगे हाँ क्या बात है, तो आप बोलेंगे सर हमें बात करना है, अपने घर की कुछ समस्या बताना है, तो बोलेंगे ठीक है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बैरियर क्या क्रिएट कर रहा है, रूल, नियम, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में बहुत सी दिक्कतें हो। एक होता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल है, मान लीजिए किसी के प्रति हमने एक नेगेटिव थॉट, एटीट्यूड डेवलप कर लिया कि कितनी भी अच्छी बात करेंगे मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, तो आपने अपने दिमाग में क्या कर लिया, एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया, अपने दिमाग में एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान बना लिया, अपने मन के अंदर ऐसी एक व्यवस्था स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी की बात आप समझ नहीं पाएंगे, आपने अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया। तभी लोग कहते हैं कि किसी भी काम करने से पहले अपने मन में एक पॉजिटिव विचार रखेंगे, तभी चीजें अच्छी होंगी। बार बार अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो आपके साथ सारी क्रियाएं क्या होती है, नेगेटिव होने लगती हैं। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, बैरियर क्रिएट करने लगे। अगला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब वही, जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, अचानक टावर टूट के गिर गया, आंधी आया, या कहीं आप जा रहे हैं रास्ता टूट गया, नदी के इतना बहाव था, पूरा रास्ते बह गया, ब्रिज बह गया, तो आप क्या इस पार से उस पार जा सकते हैं, नहीं, तो आपका फिजिकल बैरियर हो गया, बहुत किस इसको बोलते हैं। अगला भाषा होता है, लिंग्विस्टिक होता है दोस्तों। जैसे लिंग्विस्टिक में क्या है, अब एक व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, एक व्यक्ति पता चला अंग्रेजी में बात कर रहा है, अब हिंदी वाले को हिंदी आता, अंग्रेजी वाले को हिंदी नहीं, क्या उसमें कम्युनिकेट हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई तमिल बोले, कोई हिंदी बोले, बात हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उसमें बैरियर क्या क्रिएट कर रहा है, भाषा कर रहा है, लैंग्वेज कर रहा है। एक होता संस्कृति। संस्कृत मीन्स कल्चर। अगर आप कोई व्यापार करना चाहें, तो आप अगर किसी देश की कल्चर को नहीं समझेंगे, तो पता चला आप कुछ सोचते हैं, उनका कल्चर कुछ है, तो आपके लिए समझने में क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। एक प्रकार से भी बैरियर क्रिएट कर रहा है। जैसे कहीं का आप कल्चर देखिए, साउथ अफ्रीका में देखिए, कुछ ऐसे कल्चर हैं कि वो लोग उनका अलग ही, जो जनजाति लोग हैं, जीव जंतुओं को किस तरीके से मार के खाना, फिर उनका अपने जीवन में उसको, फिर उनके जो दांत है, नाखून है, गले में पहनना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो एक प्रकार से आपके बैरियर क्रिएट करेगा। तो कल्चर भी बैरियर करता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए उनके कल्चर में वाइन पीना है,
शादी में भी वाइन पीना है, मटन चिकन खाना है, तो उनका कल्चर है। अब आप एक वेजिटेरियन है तो आपके लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है, तो कल्चर भी बैरियर क्रिएट कराता है, संस्कृति। ये बेसिक चीजें आपका हो गया बैरियर मतलब रुकावट। अगला हम बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इसको बांटा गया है बेसिक 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से? एक होता आपका लीनियर कम्युनिकेशन, दूसरा होता ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, तीसरा होता इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों, यहां पर हम बता देते हैं, यहां पर लिख के बताते हैं आपको। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरएक्टिव। 3 चीजें बेसिक चीज को उसमें दिखाया गया। अब क्वेश्चन इस पूछेगा, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स पूछ लेगा। तो पहला लीनियर। अब लीनियर में क्या होता है दोस्तों, रेखीय बोलता है। कोई अकेला व्यक्ति है, क्लास में बैठा है या न्यूज़पेपर पढ़ लिया कि देश की जीडीपी बहुत डाउन हो रही है, देश में पता चला क्वाड का सम्मेलन होने वाला था, इसमें चाइना का इंटरफेयर कुछ अलग हो रहा है, जापान का इंटरफेयर कुछ अलग कर रहा है, तो अकेले में खबर को पढ़ के अकेले में बैठ कर बड़बड़ा रहा है, खुद ही से सवाल करता, खुद ही से अपना आंसर ढूंढ रहा है, उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर कम्युनिकेशन। आप देखते होंगे बहुत से लोग होते हैं घर में जब बहुत परेशान होते हैं तो लोगों से थोड़ा दूर जाके ना चौराहे पे या कहीं बाग बगीचे में बैठ के अकेले बड़बड़ 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 करेंगे, अरे ये सब वो है, ठीक है, जिंदगी बर्बाद है, क्या नौकरी मिला, क्या बेरोजगारी, एग्जाम पास कर लिया, आपस में बड़बड़ा रहा बेचारा, उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन हो गई लाइफ में, क्या करे। तो लीनियर कम्युनिकेशन होता है। दूसरा इसी में अगला आता है आपका ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं, इधर राम है उधर श्याम है, दोनों बैठ के आपस में बढ़िया बातें कर रहे हैं। और भाई कैसे एग्जाम गया? बोले बहुत अच्छा। राम ने बोला बहुत बढ़िया एग्जाम गया। श्याम बोला भाई मेरा तो अच्छा नहीं गया। अब यहाँ 2 व्यक्ति हैं, आपस में बैठ के एक दूसरे के सवाल पे जवाब कर रहे हैं, एक दूसरे के रिप्लाई दिए जा रहे हैं, बातचीत चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। यहाँ क्या होता है, फीडबैक इमीडिएटली आता है, बात किया आंसर मिला, बात किया आंसर दिया, क्योंकि फेस टू फेस बात होता है। तीसरा आता है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मीन्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें आप कोई बात इंटरनेट पे या यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया, बाद में कोई देखेगा, उसको समझेगा, तब उसका फीडबैक आता है। ठीक है, या आपने कोई मैसेज किया, बाद में उसको पढ़ेगा, देखेगा, तो रिप्लाई, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव। बस यही फर्क होता है। लीनियर में सिंगल व्यक्ति होता है, ट्रांजैक्शनल में 2 व्यक्ति होते हैं। इंटरएक्टिव में हमने कोई बात किसी से कहा, बाद में उसके तक संदेश पहुंचेगा, इंटरएक्टिव हो रहा, बाद में इंटरेक्ट हो रहा, जुड़ा हो रहा। एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जिसमें आपका मीडिया है, लार्ज लेवल में, क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हैं, सवाल पे जवाब चल रहा है, जैसे लोकसभा में डिबेट चलता है, राज्यसभा में डिबेट चलता है, इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स एक भीड़ है, इकट्ठा है, तो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कोई एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है, कोई बात कह रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं, जिसको मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव मीन्स वही है, जब तक एक सेंडर और रिसीवर नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं दिन रात अकेले में बड़बड़ाऊं, अगर मेरा कोई बात सुन के उसका रिप्लाई करने वाला नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। मैं अकेले में बड़बड़ा रहा हूँ, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, कोई व्यक्ति पढ़ा, देखा, उसको जब रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा, तो उसको बोलेंगे कि ये जब रिप्लाई आया तो समझिए कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, एक और टॉपिक दोस्तों है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल है। कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है, कभी ये रुकने वाला नहीं है। आप जब तक, जो भी ये दुनिया समाज जब तक रहेगा तब तक ये कम्युनिकेट चलता रहेगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि आज आपने बात किया कल बात नहीं करेंगे, या आपने कोई वस्तु मार्केट में खरीदा कल नहीं खरीदेंगे, जब तक जीवन है चलता रहेगा। तो ये बेसिक आधार था दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझा, प्रकार को समझा, बैरियर को समझा, मॉडल कम्युनिकेशन और प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक हमने जो बोला मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स होता है जिसमें आपका बहुत भीड़ हो, क्लास में 100, 200, 300, हजारों लोग बैठे हैं एडिटोरियल में और हम वहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अब इसमें कौन कौन से मास कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है आपका मास कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज हमने टीचिंग और कम्युनिकेशन पे बात किया। ठीक है, अब
2 वीडियो कल अपलोड करेंगे एक साथ, फिर मतलब 2 वीडियो मतलब 2 यूनिट को एक साथ अपलोड कर देंगे। उसमें आपका रहेगा आपका लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। ऐसे ऐसे रहेंगे छोटे छोटे वीडियो जो बनते रहेंगे, अच्छे से आपको बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए। तो आज इतने, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।